नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहली क्लास में हमने सीखा था चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, उससे किस किस प्रकार के फार्मूले से हम सवाल कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने एक ट्रिकी मेथड भी सीखा था, जिससे समय की बचत करते हुए हम कितने भी लेंदी सवालों को आसानी से हल कर पाए। आज की वीडियो में भी हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे और एक अच्छा ट्रिक और कम समय बचाते हुए इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। बाकी चीज़ें तो सभी किताबों में मिल जाती हैं, जैसे कि हम फार्मूला वाइज करें तो वो चीज़ें तो हमें किताब में ही मिल जाती हैं, तो हमें इस प्रकार पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हम किताब से ही पढ़ लें। लेकिन हमारा है कि आपका समय बचाना और किसी भी समस्या का समाधान करना। तो हम हर प्रकार के सवालों को लेके आएंगे, हर प्रकार के सवाल करेंगे, ऐसी ट्रिकों से काम करेंगे जिससे कि समय की बचत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष में 3600 रुपये और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 5184 हो जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो वह दर पूछ रहा है। ठीक है, हमें दर निकालना है। यहाँ पर 2 वर्ष में 3600 रुपये हो रहा है, 4 वर्ष में 5184 रुपये हो रहा है। अब इसमें मूलधन दिया नहीं है, ठीक है, और किस प्रकार निकालेंगे। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैंने कल आपको बताया था, जैसे किसी धनराशि पर 1 वर्ष का ब्याज जो चलता है वह हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके अगले वर्ष से ही जिस पर जो ब्याज आती है, पहले मूलधन पर जो ब्याज आती है, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, इसके साथ ही जो ब्याज आया है पहले प्रथम वर्ष का उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी कि जब हम दूसरे वर्ष में चलेंगे तो उसमें मूलधन प्लस पहली साल का जो ब्याज होगा उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, और यहाँ से ब्याज XYZ कुछ भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर दोनों को मिस कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वर्ष के बाद जब दूसरा वर्ष लगेगा उसमें मूलधन प्लस ब्याज हमारा मूलधन बन जाएगा, यानी कि जो हमारा मिश्र धन है वह हमारा हम मूलधन मान लेंगे उसे, क्योंकि उस पूरे पर तो ब्याज लग रहा है, मूलधन पर भी ब्याज पर भी दर समान ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मिश्र धन है वह हमारा मूलधन बन जाएगा अगले वर्षों के लिए। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अगर करें तो देखिए हमारा रूल क्या है, हमारा फॉर्मूला है हमारा P फॉर प्रिंसिपल हो जाएगा गुणा 1 प्लस दर बटे 100 टाइम। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, मेरा मिश्र धन निकल के आएगा, और मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं P को माइनस कर दूँ तो मेरा ब्याज निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो मैं इसी रूल से कर लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस रूल में फॉलो करता हूँ तो देखिए मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो मैं प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, गुणा, अब यहाँ पर दर क्या है, दर मुझे पता नहीं है। ठीक है, दर मुझे पता नहीं है, तो देखिए 100 गुणा 1 करूँगा तो मेरा 100 हो जाएगा, 100 में प्लस क्या कर दूँगा, दर कर दूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 100 प्लस दर बटे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर टाइम कितना दे रखा है, तो देखिए इस यहाँ से यहाँ तक आने में 2 वर्ष का तो अंतर आ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष से 4 वर्ष में आएंगे तो 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो ये मेरा समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसे मिटा देता हूँ। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा 5184 रुपये, 5184 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ आसान तरीके से हो जाएगा, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगानी है इसमें। तो देखिए 36 है, इस 36 से मैं इसको काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। 6 से अगर मैं इसे काटूँ तो 6 बार, 6 से इसे काटूँ तो 6
8 6 48 होता है, बचेंगे 3, फिर 6 बार जाएगा, फिर बचेंगे 2, फिर मेरा 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर मैं 6 से इसे काटता हूँ, इधर देखो 2 जीरो है ये लगी हुई हैं। 6 से ऐसे मैं काटता हूँ तो मेरा 1 बार कट जाएगा, 2 इधर जाएगा, मेरा 4 बार कट जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर मेरा 4 बार कट जाएगा, और इधर मेरा क्या बचेगा, ये मेरा 1 बार कटा है ना, तो इधर मेरा 100 बचेगा। अब इस 100 को मैं उधर लेके जाता हूँ, इधर गुणा में है उधर भाग में जाएगा, तो ये मेरा इधर रह जाएगा मेरा 100 प्लस 10 बटे 100 इस पर स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बचा मेरा 144, इधर का 100 जब इधर जाएगा तो इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब आगे क्या है, ये जो हमारी पावर लगी हुई है, ये जो हमारी पावर लगी हुई है, इस पावर को मैं इधर लेके जाता हूँ तो इधर क्या बन जाएगा मेरा अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, इधर से अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो अंडर रूट बन जाएगा। अब अंडर रूट से इन संख्या को मैं बाहर निकालता हूँ तो 144 का जो रूट होता है वो 12 होता है, और 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है। ठीक है, 144 का 12 यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो मेरा 12 बटे 10 मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। इधर क्या बचेगा मेरा, तो इधर बचेगा 100 प्लस 10 बटे 100, और इधर बचेगा मेरा 12 बटे 10। जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर दूंगा, ये 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा 100 है, ये प्लस का है, इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इधर जब मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ से मेरी दर निकल के आ जाएगी, ये दर बचाना मेरा, तो ये मेरी दर निकल के आ जाएगी कितनी, 100 में 120 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरी 20% की दर निकल के आ जाएगी, यानी कि मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना आसान है, मुझे इतना समझाने में समय लग रहा है, आपको करने में नहीं लगेगा अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओ तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की चीज़ों को कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 20% मेरी दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अगले सवाल में बढ़ते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 9 गुना होने में कितना समय लेगा, 9 गुना होने में कितना समय लेगा। कोई रूल नहीं लगाना है, कोई लेंदी मेथड नहीं है, आसानी से कर लेंगे। चीज़ें समझनी होती हैं, बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा ये चीज़ें। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आप यहाँ देखोगे या 3 है, यहाँ पर 3 गुना है कोई चीज़, और वह 3 से 9 गुना हो गई है, 3 से 9 गुना हो गई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है या नहीं है, 3 का स्क्वायर है या नहीं है। इस पर स्क्वायर चढ़ गया है या नहीं चढ़ा है, चढ़ गया है ना, तो इधर क्या चढ़ा, इधर स्क्वायर चढ़ा, इस पर 2 की पावर चढ़ गई 3 के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपको समय निकालना हो तो इस जो 2 है, इधर आपने जो पावर चढ़ाई है इसके ऊपर, इसको इधर ले जाकर गुणा कर दो, इसको इधर ले जाकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है 3 दूनी 6 वर्ष, यहाँ से 6 वर्ष निकल के आ जाता है, यानी कि वह राशि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। जो राशि 3 वर्ष में 3 गुना हुई है वो 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। क्या किया है, यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको ये कोई ध्यान नहीं रखना है कि इधर स्क्वायर रहेगा या इधर हमें गुणा करना है, आप भूल जाओगे, कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है इधर क्या हो रहा है, जो भी संख्या दे रखी है इधर क्या हो रहा है। इधर हो रहा है जैसे 3 का 9 गुना हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 का 9 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 का मैं 3 से गुणा करूँ तो 9 होता है, ठीक है। 3 का 3 से गुणा करूँ तो 9 होता है, और इधर मैं 3 का एक तरफ तो इसका एक तरफ तो पावर चढ़ेगी और एक तरफ हमें गुणा करना है। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 का गुणा है तो इधर मैं 3 का स्क्वायर चढ़ाऊंगा 27 हो जाएगा। लेकिन हमें इतना पता है कि समय चक्रवृद्धि ब्याज में जब
3 गुना यहाँ पे बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में ना जो राशि होती है वो राशि होती है बहुत काफ़ी तेज गति से बढ़ती है। यहाँ पर समय तेज गति से बढ़ रहा है। 27 वर्ष समय ज़्यादा ले रहा है, यानी कि ये मेथड मेरा गलत हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कि 3 से मुझे 9 बनाना है। मैं 3 का 3 से गुणा ना करके 3 पर पावर चढ़ाऊंगा, 3 पर पावर चढ़ाऊंगा 2, यानी 3 की पावर 2 कर दूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। अब इस प्रकार से भी 9 आता है, 3 गुणा 3 करने पर भी 9 आता है। बस चीज़ें समझनी होती हैं, हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वर्ष हमारे कम रहेंगे और समय क्या रहे, हमारी जो राशि होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इतना चीज़ याद रहेगी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से 3 से 9 हो रहा है, यानी 3 के ऊपर 2 की पावर चढ़ गई है। अब इसी 2 को उठाना है और दूसरी साइड में ले जाकर जो मेरा 3 वर्ष है उसमें गुणा कर देना है। एक तरफ में इसका गुणा होगा और एक तरफ में इसका स्क्वायर पावर चढ़ेगी। अब इसी चीज़ को अगर वह उल्टा दे देता, क्या कर देता, वह इस प्रकार कह देता कि 3 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो जाती है तो 6 वर्ष में वह राशि कितने गुना हो जाएगी। अब इस प्रकार से दे देता तो हमें इधर तो डाटा मिलेगा नहीं डाटा किधर मिल रहा है, हमें इधर मिल रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि 3 से 6 कैसे बना, तो मैं कहूँगा 3 से 2 का गुणा हुआ तभी तो हुआ। तो इधर जाकर गुणा हो रहा है तो इधर मैं पावर चढ़ाऊंगा, तो 3 के ऊपर मैं 2 की पावर चढ़ा देता हूँ। तो इधर से मेरा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि राशि कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक लाइन, अब मैं तो ये कहता हूँ कि लाइन तो छोड़िए, आपको पेन को भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर दोगे। समय लगेगा आपको, नहीं लगेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान में रखनी पड़ेगी। सवालों को करते रहिए, सवालों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में करोगे ये चीज़ें और ज़्यादा निखर के आएंगी, ये आपके माइंड में बस जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, एक साइड में हमें देखनी है वैल्यू क्या हो रही है। इधर अगर स्क्वायर चढ़ रहा है तो इधर हम गुणा कर देंगे, इधर अगर गुणा हो रहा है तो इधर स्क्वायर कर देंगे। बस ये चीज़ें हैं, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, 4 पावर आ जाए, कितनी भी आ जाए, हम आसानी से करेंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 8 गुना होना है उसे, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे वही चीज़ देखनी है, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं देखूँगा ये हो रहा है मेरा 2 की पावर 3 चढ़ गई है, तभी तो 8 होगा। 2 की पावर 3 चढ़ गई जब तो 8 होगा। अब मुझे क्या करना है, इस 3 को इधर ले जाना है। इधर क्या है, 5 वर्ष। अगर मैं 5 में 3 का गुणा, एक साइड में गुणा एक साइड में पावर, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 या 15, मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। 15 वर्ष में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में हो जाएगी। एक तरफ पावर है, एक तरफ गुणा कर देंगे। अगर एक तरफ गुणा आ जाए, एक तरफ पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो बस मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। एक धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 16 गुना कब हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना, अब वह पूछ रहा है 16 गुना। ठीक है, कर दोगे, कोई समस्या। यहाँ हम देखेंगे 2 के ऊपर पावर 4 चढ़ी हुई है, तभी तो होता है। 2 की पावर 4 चढ़ी हुई है जब तो 16 गुना होता है। यहाँ 4 पे पावर चढ़ी हुई है, यहाँ 2 पे पावर 4 चढ़ गई तो हम 4 का गुणा कर देंगे। 4 गुणा 4 करेंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा 16। ठीक है, तो 16 वर्ष में क्या हो जाएगी, ये 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, 16 वर्ष में इधर 4 का यहाँ पे पावर चढ़ी हुई है तो मैं इधर 4 का गुणा कर दूंगा तो मेरे हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर लेंगे, जिसमें कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, बस चीज़ें याद रखनी है। किस प्रकार करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं।
सवाल क्या है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है तो धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर क्या दे रखी है 4%, समय क्या दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है, और दोनों का अंतर क्या दे रखा है, तो अंतर दे रखा है 8 रुपये, 8 रुपये अंतर दे रखा है। किस प्रकार करेंगे, पहला मेथड है मेरा कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाऊं, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाऊं, दोनों को माइनस करूं और माइनस करने पर 8 रख दूं और सॉल्व करूं तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे कि समझें तो P दर यहाँ पे क्या है 4% है तो मैं सीधा सीधा 104 लिख दूंगा, ऐसे 104% बटे 100, ठीक है, जैसे कि मैं गुणा 2 बार है यानी कि 2 वर्ष है तो मैं 2 बार करना पड़ेगा तो 104 बटे 100, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज से सिंपल ब्याज मेरे को माइनस करनी है तो मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, तो पी आर कितना है मेरा, PRT होता है PRT बटे 100, तो R मेरा हो जाएगा 4%, T मेरा हो जाएगा 2 वर्ष और यहाँ से मेरा आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। और इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा 8 रुपये, अंतर तो यही निकल के आएगा ना। जब चक्रवृद्धि ब्याज में थे हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आएगा, 8 रुपये निकल के आएगा। अब इतनी सारी प्रोसेस को मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस को मुझे करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम जाएगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ उत्तर यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो उत्तर आएगा उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। पेपर में हमें इतना टाइम मिलता है क्या, नहीं मिलता। इसका दूसरा तरीका निकालते हैं, चलिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है 2 वर्ष में, अगर 1 वर्ष में 4% जा रहा है तो 2 वर्ष में कितना जाएगा, तो मेरा 8% जाएगा। सही है कि नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में मेरा कितना जाएगा, 8% जाएगा। अगर मैं यहीं पर काउंट करूं कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज में कितना जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, तो देखिए अगर मैं सीधा सीधा सिंपल देखूं, मैंने मान के चलो 100 रुपये थे मेरे पास और 100 रुपये पर 4% की दर से मैंने ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैंने पैसा दिया या लिया। पहले वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो मेरा 4 रुपये बनेगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ष आ जाएगा, दूसरे वर्ष 100 रुपये पर ब्याज लगेगा तो कितना बनेगा, 4 रुपये लग जाएगा, ठीक है। अब जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो पहले वर्ष का ब्याज 4 रुपये है और 4 रुपये पर कितना % ब्याज लगेगा, तो 4 रुपये पर 4% का ब्याज लगेगा, 4 पर 4% का ब्याज लगेगा। तो मैं डायरेक्टली निकाल लूँगा ना, 4 × 4 बटे 100 निकाल लूँगा, तो मेरा यहाँ से कितना ब्याज निकल के आ जाएगा, यहाँ से 0.16 मेरा निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 0.16 मेरा निकल के आ जाएगा। अब मेरी ये 3 देखिए, जहाँ पर भी 2 वैल्यू 2 वर्ष की बात हो रही होंगी वहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हम इस प्रकार से निकालेंगे तो वहाँ पे इतना ध्यान रखना है, आपकी वैल्यू 3 आएंगी। यहाँ पे वैल्यू 3 है ना, तो इस प्रकार वैल्यू 3 आएंगे। जहाँ पर 3 वर्ष का हम काउंट करेंगे तो वहाँ पर 7 वैल्यू आएंगी, ठीक है। ब्याज की राशियाँ कितनी आएंगी, तो 7 आएंगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज 4 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 4 रुपये, लेकिन जो पहले वर्ष का 4 रुपये ब्याज है उस पर जो 4% की ब्याज लगाएंगे तो 0.16% आ जाएगी, यानी कि टोटल कितनी आ गई मेरी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरा निकल के आया 8.16%, 8.16% मेरा यहाँ से निकल के आया। एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी पॉइंट के बाद कोई संख्याएं रखते हैं उनको हम जोड़ी में नहीं बोलते। मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि 8.16 बोलूँगा, ये मेरा गलत कहलाएगा। क्यों गलत कहलाएगा, इसको हमेशा एक डिजिट में बोल के चलते हैं। 8.16 क्यों बोल के चलते हैं, तो एक चीज़ आपको समझा दें। जैसे कि आपसे कहा जाए कि अगर 1 बड़ा है या 10 बड़ा है, आप कहोगे 10 बड़ा है। अगर 10 बड़ा है, अगर मैं इसे कहूँ कि 8.1 और 8.10 कौन सा बड़ा होगा, एक है 8.1 और एक है 8.10, कौन सा बड़ा होगा,
एक ही तो बड़ा होगा। देखिए इसमें से कोई बड़ा नहीं है, इसमें से कोई बड़ा नहीं है। क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद कोई संख्या आती हैं उसके पीछे जीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारी जो इस पॉइंट से पहले वाली संख्या होती हैं और पहले नंबर पर अगर हम कोई जीरो रखते हैं तो इसका कोई मान नहीं होता है, उसी प्रकार से इसके पीछे जीरो रखने से इसके पीछे जीरो रखने का भी कोई मान नहीं होता। तो ये दोनों ही एक ही वैल्यू हैं, 8.1 और 8.1। यहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ये दोनों ही हैं। चाहे मैं इसके पीछे 1000 जीरो लगा दूँ, इसके पीछे 1000 जीरो, कोई मान नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से। तो देखिए अगर मैं इसको कॉमन भाषा में इस कहूँ 1 और 10 में तो काफ़ी बड़ा अंतर नज़र आता है, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या, लेकिन पॉइंट के बाद इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी कारण से हम इन संख्याओं को कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम कहें 8.1 और एक कहें 8.10, ठीक है, तो हमें लगेगा ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, लेकिन दोनों ही समान संख्याएँ हैं। तो इस कारण से हम इन संख्याओं को एक शब्द में बोलते हैं, ठीक है, एक अंक में बोलते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया नॉलेज की तरह, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो मेरा कितना निकल के आया, 8% निकल के आया। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये मेरा कितना निकल के आया, 8.16% निकल के आया, 8.16%। अब देखिए अब ये दोनों वैल्यू, एक 8%, एक 8.16%। अब देखिए 8.16% माइनस कर दूं मैं SI यानी कि 8% को, तो मेरा कितना निकल के आएगा, तो 0.16% मेरा निकल के आ जाएगा। वहाँ पर भी तो हम यही काम कर रहे थे, वहाँ पर भी तो हम एक ब्याज से दूसरी ब्याज को माइनस कर रहे थे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में 8% ब्याज बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 8.16% ब्याज बन रहा है, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आया, 1.6% निकल के आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर भी क्या हुआ है, चौथी ब्याज का अंतर है, यानी कि दोनों ब्याजों को माइनस किया गया है। तो यहाँ पर 8 रुपये की वैल्यू कितनी है, 8 रुपये की वैल्यू है 0.16%। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू पता है तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँगा, क्योंकि 100% क्या होता है, मूलधन होता है। 100% क्या होता है, मूलधन होता है। उसने मूलधन पूछा है तो मुझे 100% निकालना है, तो 0.16% की वैल्यू कितनी है, 8 है, मैं 100% निकालना है, मैं निकाल लूँगा। जहाँ भी इस प्रकार के सवाल आते हैं, इस प्रकार की हमें वैल्यू रखनी होती है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत आएगा। 16% है, इसके ऊपर हम 100% निकालेंगे तो प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत आएगा, बाकी वैल्यू को हम गुणा में रख देंगे। जहाँ पर दो वैल्यू दे रखी होंगी तो वैल्यू के ऊपर वैल्यू रखेंगे और प्रतिशत निकालना है उसे हम गुणा में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें रखनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पर दो संख्या के बाद पॉइंट है, इन दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकता हूँ, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, 8 से काटूंगा 2 बार, 2 से मैं ऐसे काटता हूँ तो मेरा आ जाएगा 5000। यहाँ से मेरा 5000 रुपये उत्तर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान है, कोई समस्या है? इतने बड़े सवाल को अगर मैं दोनों का रूल लिखूं, फिर उसमें इन सवाल को करूं, माइनस करूं, गुणा भाग करूं, उससे बेहतर है मैं इस तरीके को लगाऊं। कोई आसान तरीका है, एक बार और फिर समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मुझे पता चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 1 वर्ष का 4%, 2% का 8%, तो यहाँ से मुझे कुछ करना नहीं है, तो यहाँ से मेरा 8% है। अगर मैं देखूंगा समय अनुसार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना बनेगा मेरा, 100 रुपये पर 4% एक बन जाएगा, दूसरे वर्ष में फिर 4% बन जाएगा, तीसरे वर्ष में यानी कि तीसरी जो राशि आएगी, 3 राशि आती है ना हमें, तो ये तो मेरा 4% आ जाएगी। एक जो पहली राशि आएगी वो 4% पर आएगी, प्रतिशत पर आएगी, तो 4% पर आएगी, तो मैं 4% का निकाल लूँगा तो मेरा 0.16% आ जाएगा। जब इन सबको मैं काउंट करूँगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 8.16% मेरा आ जाएगा। 8 से 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा मेरा 16%, 0.16%, और मुझे 100% की वैल्यू चाहिएगी। मैं आसानी से इसे सॉल्व कर लूँगा, मेरा 5000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें इतना बड़ा फॉलो नहीं करना है, हमें समय बचाना है, और समय बचाने के लिए ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। सवालों को करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25% है। यदि ब्याज की वार्षिक दर
5% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25% है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का सवाल है, आसानी से कर लेंगे। अब देखो हमें टाइम नहीं लगेगा। किस प्रकार करेंगे तो ये देख लीजिए। 2 वर्ष का समय है, दर कितनी दे रखी है? 5% की दर दे रखी है। दर मेरी 5% की दर दे रखी है। समय की बात करूँगा तो समय मेरा 2 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, समय मेरा 2 वर्ष का दे रखा है। इसके बाद बात करें ब्याज का जो अंतर है वो है जो अंतर क्या दे रखा है? 1.25% दे रखा है। 25 रुपये दे रखा है। इसकी हमें राशि निकालनी है, धन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे? तो मुझे इतना पता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँगा तो कितना होगा? 10% होगा। 5% 1 वर्ष का, 2 वर्ष का 10%, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए 100 रुपये पर 1 वर्ष का 5%। ठीक है, एक वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा? 5%, तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 5% लगेगा। कितना? 5 का 5%। तो मैं सीधा सीधा 5 गुणे 5/100 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.25%। ठीक है, टोटल में काउंट करूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा? तो मेरा निकल के आएगा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25% आएगा, नहीं आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में थे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आएगा? मेरा 0.25% निकल के आ जाएगा। 0.25% निकल के आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू यही तो है जो इसका अंतर है। यहाँ पर भी तो हमने अंतर किया, कंपाउंड इंटरेस्ट में से हमने एसआई को माइनस कर दिया, तो यहाँ से भी अंतर निकल के आया, यहाँ पर भी अंतर निकल के आया। ये रुपए में है, ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो बस हमें पता है 0.25%, 0.25% की वैल्यू अगर कितनी है? 1.25% है, 25 रुपये है, तो मुझे 100% निकालना है। 100 को ऊपर रख लूँगा, आसानी से निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखिए 2 संख्या वाला पॉइंट है, 2 संख्या वाला पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, 25 से काट लूँगा, 5 बार आ जाएगा और मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 500 रुपये। ये मेरा उत्तर निकल के आ गया 500 रुपये। कोई समय लगा? कोई समय नहीं लगा, आसानी से सवाल को कर लिया। कोई जोड़ घटाव नहीं, बस एक सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। कोई धन है, दर कितनी दे रखी है? तो दर दे रखी है 10%। ठीक है, 10% दर दे रखी है। समय क्या दे रखा है? तो समय दे रखा है आपको 3 वर्ष का समय दे रखा है। और यहाँ पर अंतर की बात करें तो अंतर कितना दे रखा है? तो 31 रुपये आपको अंतर दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप आसानी से निकाल लोगे। 10 गुणा 3 कर देते हैं तो 30% बन जाता है 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए, अगर मैं 100 रुपये लेता हूँ, 1 वर्ष का 10 रुपये ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष में चलते हैं, अगले वर्ष का ब्याज 10 रुपये, अगले वर्ष का ब्याज बन जाएगा। फिर जो पहले वर्ष का ब्याज है 10 रुपये, उस पर हम 10% निकालेंगे तो उसका 1 रुपये ब्याज उसका बन जाएगा। ठीक है, हमें 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, तीसरे वर्ष में आ जाते हैं। तीसरे वर्ष पर 100 रुपये पर ब्याज लगेगा, 100 रुपये ये आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करें तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है? हमारा 10% है, 10 रुपये है, तो इस पर 10% की ब्याज लगेगी तो 1 रुपये यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 है, इस 10 से भी 1 रुपये ब्याज यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ के बाद जब 1 रुपये है, इस 1 रुपये पर ब्याज लगेगा तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.1%, 1 रुपये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं। 10, 20, 30 यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ पे 31, 32, 33 यहाँ से हो जाएंगे, तो 33.1% हमारा आ जाएगा। ठीक है, 30 और 3 33 और ये हमारा आ जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, 33.1%। अब देखिए दोनों में अंतर कितने का आया? दोनों में अगर हम अंतर करते हैं, यानी कि हम 33.1 माइनस 30 करते हैं तो मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। 30 इसमें से माइनस करता हूँ तो 3.1 आ जाएगा। अब
ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ पर 31 रुपये दे रखी है। इसकी 31 रुपये दे रखी है, तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूँगा। जैसे कि 3.1% की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 31, ठीक है। इस पॉइंट को हटा देता हूँ, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 31 से 31 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा मेरे 1000 रुपये। कोई समस्या? बस ये चीज़ें याद रखनी है हमें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। आसानी से कर लिया सवाल, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धनराशि कितनी है? ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, इस सवाल को आप करके लाओगे, ठीक है। और जिनका भी उत्तर अगर सही बैठता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी सवाल रह गए हैं, जितने भी प्रकार के सवाल हैं सभी को हल करेंगे इसी तरीके से, और उसको कम समय लगाते हुए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।